नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली दो वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा तथा हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण को विस्तार से पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में आदिकाल के विषय में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उसे लगातार शेयर कर रहे हैं। और उन लोगों से आशा करती हूँ जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं कि वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आदिकाल की पूर्व पीठिका में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अर्थात प्राकृत की जो अंतिम अवस्था थी, अपभ्रंश की अवस्था, ठीक उसी से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। हिंदी साहित्य की उत्पत्ति मानी जा सकती है, हिंदी साहित्य का जन्म माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राज्याश्रित कवि और चारण अर्थात वे रचनाकार, वे कवि जो किसी राजा के आश्रित होते थे, किसी राजा के दरबार में रहते थे, उसे राज्याश्रित कहते हैं, राजा का आश्रित। तो राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। हमने अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम कहा है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये कौन सी परंपरा है? ये प्रबंध परंपरा, यही प्रबंध परंपरा अर्थात ये राजाओं के चरित एवं उनकी गाथाओं का पराक्रमपूर्ण वर्णन जो राज्य के आश्रित कवि करते थे, यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई गई, जिसे लक्ष्य करके रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा, क्योंकि राजा की वीरता का वर्णन कवि, राजाश्रित कवि जो होते थे वो किया करते थे। आगे देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि अपभ्रंश का नाम पहले पहल बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये क्या कहा है शुक्ल जी ने कि अपभ्रंश का जो नाम मिलता है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है? बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, जिसमें उसने अपने पिता को, और उनके पिता कौन थे? गुहसेन। तो अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो ये जो अपभ्रंश है, यही अपभ्रंश शब्द सबसे पहले बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। आगे देखेंगे, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। अर्थात सिद्धों की जो रचनाओं की भाषा थी वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश कही जाती थी या फिर पुरानी हिंदी की काव्य भाषा कही जाती थी। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। पुरानी जो काव्य भाषा का ढांचा था वो कैसा था? सौरसेनी से निकला हुआ, सौरसेनी से प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली मिली हुई, जो पश्चिमी हिंदी की भाषा होती है खड़ी बोली की, वो मिली हुई उसकी संरचना थी, उसका ढांचा था। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं। आगे देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में जो आदिकाल में कहे गए। जो चिण सासन भासियऊ सो भई कहियउट
सारू, जो पालई सई भाव करी, सो सरी पावई पारू। ये कथन है देवसेन का श्रावकाचार से। पंडिय सल सत्त बखाणई, देह ही रुद्ध बसंत न जानई। अमड़ा गमन न तेण विखंडिय, तो वीण लज्जई भणई। हाउ पंडिय, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये सरहपा कहते हैं। आप एक शॉर्ट ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। ये जो सल सत्य है, इससे मैंने सरहपा एक ट्रिक करके याद किया है। आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। जही मन पवन ना संचरई, रवि शशि ना ही पवेश। तही वत चित्त विसाम करू, सरेहे कहिय उवेश। ये जो पवन ना संचरई, पवन ना संचरी, संचार, संचरण करना, स से संचरण, स से सरहपा, ऐसे एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। घोर अधारे चंदमणि, जिमि उज्जो करई। परम महासु एषु कणे, दूर्य अशेष हरई। घोर अधारे चंदमणि, चंदमणि, चंदमणि चंद्रमा हमेशा देखिए सर के ऊपर रहता है, तो इसे मैंने ट्रिक से याद किया है सरहपा। तो घोर अधारे चंदमणि, चंदमणि सरहपा। का तरवर पंच बिड़ाल, लुईपा। अब देखिए ये जो कौवा है, हमेशा इसको भगाइए तो उड़ के छिप जाता है, तो इस प्रकार लुईपा, इस एक ट्रिक से मतलब आप याद कर सकते हैं। भाव न होई अभाव न जाई, भाव ना होई अभाव ना जाई। देखिए जब किसी के पास भाव अभाव ये सब होता है तो वो लुक छिप कर रहता है, तो इसी प्रकार एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं भाव अभाव का। तो लुईपा। सहजे थर करी वारुणी साध, वारुणी से विरूपा। एक कण किज्जई मंत्र न तंत। अब एक, यहाँ देखिए क का संयुक्त आ रहा है, किज्जई ये कणहपा। ये सिर्फ एक ट्रिक के लिए है, आसानी रहेगी आपको याद करने में। एक कण किज्जई मंत्र न तंत्र, कणहपा। हालो डोंबी, तो पूछमी सद्भावे। सदगुरु पा पये जाइब, पुणु जिण उरा, कणहपा। जैसे मान लीजिए इसे एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हेलो, हेलो कैसे हो, तो हेलो के बाद कैसे, ठीक, कणहपा। हालो डोंबी, कणहपा, कैसे हो यानी कणहपा। सिर्फ एक ट्रिक के लिए है। भल्ला हुआ जो मारिया, भल्ला हुआ बहुत अच्छा हुआ, हे भगवान बहुत अच्छा हो गया, हम ऐसा कहते हैं ना, तो हेमचंद्र, हे हेमचंद्र। भल्ला हुआ जो मारिया, हेमचंद्र। पिय संगमी कौ निद्दड़ी, जब नींद नहीं आती है, पिय नहीं होते हैं, तो पिय संगमी कौ निद्दड़ी, नींद, हे भगवान नींद नहीं आ रही, ऐसा करते हैं ना, तो ठीक, पिय संगमी कौ निद्दड़ी, हेमचंद्र। आगे देखेंगे, गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, डोंबिपा। अब देखिए किसी की भी डोंबी होती है, वो क्या हो रही है, गंगा जमुना के बीच बह रही है, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं, गंगा जमुना माझे बहिरे नाई। नौका क्या है, डोल रही है गंगा जमुना के बीच में। नगर बाहिरे डोंबी, तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह्य नाड़िया, कणहपा। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो मान लीजिए नगर बाहिरे डोंबी, डोंबी को कणहपा कह रहे कि नगर के बाहर में तुम्हारी डोंबी है, ठीक है, नगर बाहिरे डोंबी, ये कौन कह रहा है, तो कणहपा कह रहे हैं। जिमी लोण बिलज्जई पानी, एही तिमी धरनी लय चित्त, कणहपा। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो अवहट्टा, विद्यापति। हिंदू बोले दूर ही निकार, छोटे तरुका भपकी मार, विद्यापति कीर्तिलता से। आगे देखेंगे, मनहु कला ससभान कला, 1600 बन्य, विगसी कमल स्त्रिग, भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय, पृथ्वीराज रासो से। देखिए ये जितनी कलाएं होती है पृथ्वी में, ससभान कला, तो ऐसा करके ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आप अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे, बचिए खोर निशान, रान चौहान चहो दिस, पृथ्वीराज रासो से। उट्टी राज पृथ्वीराज, बाग मनो लग वीर नट, पृथ्वीराज से, पृथ्वीराज रासो से। बाहर बरिस ले कूकर जिए, औ 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार, जगनीक। एक थाल मोती से भरा, अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया,
अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो। मेरा जोबना नवे लरा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो। आप देख सकते हैं ये नेट के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा है। आगे, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, अमीर खुसरो। आगे देखेंगे, सरस बसंत समय भल पावली, विद्यापति, विद्यापति पदावली से। काली कहल पिए सांझ हिरे जाइब मई मारू देश, विद्यापति पदावली से। यहाँ अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो आदिकाल के संदर्भ में आपको जानना है। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी, अर्थात प्राकृत की रूढ़ियों से, प्राकृत की परंपराओं से बंधी हुई हिंदी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछा भी गया था। आगे देखेंगे, भरत मुनि विक्रम तीसरी शती ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश का नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा है, तो लोक भाषा को देश भाषा कहा है। आगे, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। विक्रम की 7वीं शताब्दी से अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना प्रारंभ हो चुकी थी। आगे हम पढ़ेंगे कुछ सिद्धों के बारे में। आपको पता है सिद्धों की संख्या 84 थी, लेकिन यहाँ पे हम 84 में से कुछ प्रमुख नामों को पढ़ेंगे जिनके काव्य पंक्तियों को उद्धृत भी किया जाता है। इनमें है प्रमुख लुइपा, विरूपा, डोम्बिपा, शबरपा, सरहपा, कणहपा, कुक्कुरिपा। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण 84 सिद्धों में से थे। आगे हम देख लेंगे सिद्धों में सबसे पुराने सरह, जिन्हें सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सरहपा के नाम से भी जाना जाता है, तो सिद्धों में ये सबसे पुराने हैं। महासुख का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के संयोग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ, नाथ पंथ किसका? गोरखनाथ का। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। ये प्रश्न बनता भी है कि वज्रयान शाखा से गोरखनाथ का गोरखपंथ निकला है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। किसका प्रवर्तन किया? हठ योग। हठ योग किसका हुआ? गोरखनाथ। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। आगे देख लेंगे, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इन्हें लोग नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। तो पहला तो प्रश्न यही बनता है कि नवनाथ की चर्चा किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में है। और ये कौन कौन है, इनका क्रम क्या है देखिए। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्यार्जुन। इसे एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नाग जड़हरी, सत्य भीम गोरक्ष, चरपट जलमल, ऐसे करके इस प्रकार आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं।
आज की इस वीडियो में हमने आदिकाल की पूर्व पीठिका के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम अपभ्रंश साहित्य के बारे में बात करेंगे। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरे चैनल के साथ बने रहें। मिलती हूँ अगली वीडियो में अपभ्रंश साहित्य के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।